अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हमारे शो का इंतजार कर रहे हैं हमेशा की तरह। भाई आपके जितना फीडबैक आता है ना इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर, उसके लिए बेहद शुक्रिया। अच्छा, लिंक्डइन पर मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप रिप्लाई नहीं करती, लेकिन मैं एक दिन बैठती हूँ जो संडे का दिन होता है उस दिन मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कि फ्राइडे है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन क्या होता है? फ्राइडे वाले दिन मोस्टली ये होता है कि फ्राइडे वाले दिन हम लोग सब जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं और घर में इस तरह की सिचुएशन होती है कि सबने नमाज़ की तैयारी करनी होती है और नमाज़ की तैयारी के सिलसिले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। तो मेरा सजेशन ये हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना वीकेंड प्लान करें, वैसे ही आप अपना फ्राइडे जो है वो भी प्लान किया करें और थर्सडे को वो सारे काम पहले ही करके रख लिया करें जो कि आपको फ्राइडे वाले दिन जो है वो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि फ्राइडे वाले दिन जब कपड़े प्रेस करो तो फिर लाइट चली जाती है। अब लाइट नहीं होती, कुछ घरों में जनरेटर भी हैं, कुछ घरों में बहुत सारी सहूलियात भी हैं, लेकिन इशू यही होता है कि सडन जब आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं, फ्राइडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, फिर स्त्रियाँ भी जो है वो नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, ज़ाहिर है तस्बीहात भी करनी होती हैं, दुआएँ भी मांगनी होती हैं, साथ साथ खाने का भी इंतज़ाम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम लोग एक दिन पहले ही सब प्लान कर लें तो ये कितना अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है और फिर वो जो एक फ्राइडे की फील होती है ना, उस दिन वो प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता। अच्छा जी, ये तो हो गई फ्राइडे की बात। और फ्राइडे का दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन होता है, दुआ मांगने का दिन होता है, एक दूसरे के लिए दुआओं में याद रखने का दिन होता है, दिन का आगाज़ नेकियों के साथ। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ओवरऑल अभी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि मौसम जो है वो तेज़ी से बदल रहा है और बदल इसलिए रहा है कि दिन में हो जाती है धूप और फिर उसके बाद जो है आप फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि कंजस्टेड सा फील हो रहा है। फिर शाम में मौसम बेहतर हो जाता है, बूंदाबांदी हो जाती है। तो कराची का जो मौसम है वो मिला जुला है और इस हवाले से जो है वो आपको अपडेट भी हम कर रहे हैं कि जो शहर कायद का मौसम है वो कभी खुशगवार है, कभी बूंदाबांदी है, कभी वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी? नदी नाले साफ़ नहीं होते, बहुत सारे और मसाइल होते हैं। तो मौसम कैसा रहेगा, 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं और आपको बताएंगे कि मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या है। तो बताते हैं आपको कि 10 बजे मौसम कैसा रहेगा। अच्छा चलिए जी, थोड़ी सी देर के बाद आपको बताएंगे कि 10 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि शहर कायद में ओवरऑल सिचुएशन क्या है। शहर कायद की जो सिचुएशन है वो क्या है? शहर कायद में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसके बावजूद भी आवाम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और ये तमाम तर मामलात जो हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इसलिए आवाम आगे हुकअप कर रहे होते हैं कि भाई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ देखने में आता है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अभी रीसेंट जो करंट सिचुएशन है उसमें यही है कि जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजली और गैस के मसाइल बरकरार हैं और ये मसला जो है ये पूरा साल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मसला पूरा साल नहीं, ये मसला पूरा का पूरा साल रहता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो रेट्स होते हैं, करेंसी के रेट्स, उसके हवाले से जो है वो आप बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस करते हैं। तो डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो आपके साथ में शेयर करें। आगे जाके ब्रेक के बाद जो है वो हम आपके साथ में ये करेंसी रेट्स जो हैं वो शेयर भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि आज है फ्राइडे तो आज हमारे जो शो के टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज हम बात करेंगे इद्दत के हवाले से, आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के हवाले से जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार में होते हैं और उनको इमोशनली जो है वो किस तरीके से ग्रो अप किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे हम सभी बहुत लाड प्यार में पले बड़े होते हैं, हम सबके पेरेंट्स ही हमें बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं और दुनिया देखते हैं एक्चुअल में, तो हमें पता चल जाता है कि जी सूरत हाल ये है कि दुनिया बड़ी टफ़ है और हम घर में रहे हैं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि बाहर लोग कितने सख्त होते हैं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि मेहनत से कमाना कितना मुश्किल है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे शो में और साथ साथ आपके साथ में जो है सिटी अपडेट्स भी शेयर करेंगे, इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये भी शेयर करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक तो न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और आज टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद रहमानी तो मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ हमारे एक बड़े ज़बरदस्त करस्पॉन्डेंट वसीम भाई भी मौजूद हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पहली दफ़ा वसीम भाई जो है वो हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे बहुत सारा वेलकम। अच्छा जी, एक और खबर है जिससे हम इस न्यूज़ सेशन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि वैसे तो बड़ी सारी खबरें जो आपके साथ में शेयर करनी है, स्पोर्ट्स भी है, फिर कराची के मसाइल भी हैं, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं जामशुरू की तहसील मांजद की, जहाँ पर 8 साल से ये स्कूल जो है वो झोपड़ी में कायम था और उसके बाद अब फाइनली इस स्कूल की किस्मत चमक चुकी और ये स्कूल जो है बन गया है। अब यहाँ पर क्लासेस भी हैं, यहाँ पर अब रूम्स भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं और कंपाउंड भी तैयार किया गया है बच्चों के लिए, जहाँ पर वो खेल सकेंगे। तो खुशी की खबर ये है, पॉजिटिव खबर ये है कि फाइनली 8 साल बाद अब ख्याल आ ही गया हुकूमत को कि उन्होंने स्कूल को बनाया है। असातिज़ा भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 199 जो है वो स्कूल हैं ओवरऑल, अगर इस तहसील मांजद की मजमूई सूरत हाल ये है, जिसमें से 163 जो हैं वो फ़ाल हैं और बाकी जो है स्कूल फ़ाल नहीं है। लेकिन ये कितनी पॉजिटिव खबर है और इस खबर के बाद से जो है वहाँ पर रहने वाले उनका हौसला कितना बढ़ेगा, इस पर बात करते हैं वसीम भाई से। वसीम भाई, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? अच्छी खबर है, बड़ी पॉजिटिव बात है कि फाइनली 8 साल बाद स्कूल बन गया, स्कूल प्रॉपर खुल गया। जी, साउंड्स गुड, बिल्कुल। ये एक अच्छी खबर है और जैसे कि 163 स्कूल जामशुरू की तहसील में फ़ाल हैं और ये एक नया स्कूल जो है, जो कि गुज़श्ता 8 साल से झोपड़ियों में था, लेकिन अब बिलाखिर उसको पक्की दीवारें मिल गई हैं। हाँ। और जब इस तरीके के स्कूल बनते हैं तो यकीनन बच्चों को भी जो है वो फिर ज़ेर तालीम हासिल करने में जो है वो खुशी महसूस होती है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब झोपड़ियों में वो स्कूल होते हैं तो यकीनन उनको मुश्किलात पेश आती होंगी, गर्मी, फिर दीगर जो है मौसमी असरात होते हैं, लेकिन जाहिर बात है जब चार दीवारी मिल जाती है, छत मिल जाती है बिलखुसूस, हाँ। तो फिर जो बच्चों को भी तालीम हासिल करने में जो है वो आसानी होती है, जो मौसमियाती तब्दीली होती है किसी हद तक वो उससे बच भी जाते हैं। और फिर यकीनन वॉशरूम की सहूलत और फिर पानी की सहूलत, ब्लैक बोर्ड जैसे कि बड़ा अच्छा बिल्कुल बचपन के जो है वो स्कूल के दिन याद आ जाते हैं कि किस तरीके से पढ़ते थे हम लोग। फिर वॉशरूम की सहूलत होती है, ब्रेक, रेसेस वगैरह, तो स्कूल का एक माहौल जो है वो अलग ही होता है और अच्छा लगा है कि अब बच्चे जो हैं वो उनको स्कूल मिला है तो यकीनन प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, सही। खुर्शीद भाई, कितनी पॉजिटिव खबर है, कितनी खुशी की बात है, क्योंकि स्कूल जो होता है ना वो एक ऐसा आपका बेस होती है, ऐसी जगह होती है जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। 8 साल बाद जब ये स्कूल प्रॉपर वहाँ पर बनाया गया है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहाँ के जो असातिज़ा हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, कितनी पॉजिटिव है? क्योंकि जब मैंने ये खबर देखी और ये करंट न्यूज़ है तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए और आप लोगों की स्कूल की यादें जो हैं वो भी ताज़ी करनी चाहिए। बिल्कुल, देखें ये 8 साल के बाद इस स्कूल की जो खबर आपने शेयर की है नाज़रीन को, तो देखें ये जो मुस्तकबिल के मेमार हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में मुल्क की भागदौड़ संभालनी होती है, हाँ। और फिर मुल्क की जो इकॉनमी है उसकी शमें रोशन करते हैं, हाँ। फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स में लोग जाते हैं, तो इसमें ये जो नौजवान हैं जो बड़ी मुश्किलात से तालीम हासिल करते हैं, हाँ। इसी तरह देखें सिंध भर के अभी हाल ही में 96,000 सिंध गवर्नमेंट ने जो असातिज़ा को हायर किया है, हाँ। और उनको प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी स्कूल्स में उनको तैनात किया है। सही। सिंध भर में जो सूरत हाल है, कराची के अलावा जो सिंध भर के अजला की सूरत हाल है तालीम की, अब वो कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इमारतें मौजूद नहीं है देहात, हाँ। में, गाँव में, और बदकिस्मती कह लीजिए जहाँ इमारतें मौजूद हैं वहाँ पर असातिज़ा नहीं है, और उस इमारत का जो बुनियादी ढांचा वो मौजूद है लेकिन वहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्म नहीं है। तो ये इस तरह की कोई गुमगू की सूरत हाल जो है वो सिंध भर के तालीमी इदारों की है, हाँ। जो हमारे रूरल एरियाज़ में है। जो शहरी इलाकों में, हाँ। तालीमी इदारे हैं वहाँ तो सूरत कुछ बेहतर है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में इदारे हैं वहाँ पर हमारी तालीम की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि उस पर जो है फोकस हमने पूरे पाकिस्तान का, आप कह लीजिए पूरे पाकिस्तान, हाँ। में हमने तालीम पर फोकस ही नहीं किया कि हमें मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसी दीवारें चाहिए, मुस्तकबिल के लिए ऐसे मजबूत नौजवान चाहिए जो मुल्क को खड़ा कर सके, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सके, मुल्क के तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सके। आज तक हम इस मुल्क में एक निज़ाम तालीम राज नहीं कर सके। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि 8 साल के बाद इस स्कूल की दर दीवार जो है वो पुख्ता हो गए। भाई बड़े खुश हैं और बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि उनको प्रॉपर जो है वो क्लासरूम्स मिल गए हैं, पंखे मिल गए हैं, डेस्क मिल गई है,
आप सोचे कि किस तरीके से झोपड़ी में स्कूल कायम था और अब सुना यही है कि जो बच्चों की तादाद है वो वहां पर बढ़ गई और बच्चे बड़ी खुशी खुशी से जो है वो आ रहे हैं। चलिए जी, एक और इशू डिस्कस करते हैं और ये है कराची का मेन इशू। ये वो इशू है कि आप रोजाना बात कर लें, आप दिन में 4 दफा बात कर लें, इस इशू पे आप जितनी बात करें उतना ये जो है ना वो कम है। रीजन ये है कि मसाइल हल ही नहीं होते, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मसला रिजॉल्व होता है, नेपरा की तरफ से खुशी की खबर आती है कि जी ठीक है बिजली सस्ती कर दी गई है, वहीं पर बिजली की आनियाँ जानियाँ जारी हैं, वहीं पर गैस के मसाइल बरकरार हैं। ये गैस के मसाइल क्यों हल नहीं होते? क्या ये हल ही नहीं होंगे क्योंकि अब तो लोगों ने LPG लगाना शुरू कर दी है और तस्लीम कर लिया है ज़हनी तौर पे कि गैस नहीं आनी, बिजली 2 घंटे जाएगी 2 घंटे आएगी। लेकिन इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? वसीम भाई, आपसे मेरी इससे पहले भी इस हवाले से कई दफ़ा बात हुई है कि कराची में गैस के कितने इश्यूज़ हैं। कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि गैस वालों को पता है यहाँ तो गैस देनी ही नहीं है, यहाँ तो लाइन ही नहीं देनी है गैस की। क्या इशू है, ये कैसे रिजॉल्व होगा? देखिए, सिंध को, बलूचिस्तान को बखुसूस जो इक़्तिसादी शहरत कहलाने वाला जो शहर है कराची, इसको जो गैस मिलती है वो SAGC के ज़रिए से फराम की जाती है और जो मुख्तलिफ जो वेल्स हैं जी, ये भी जो हुकूमती हल्कों की जानिब से और कंसर्न मिनिस्ट्री की जानिब से, जो SAGC हुकाम की जानिब से वक्तन फ़वक्तन बताया जाता रहा है कि जो गैस के ज़खायर हैं वो अब डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि उनमें कमी वाक़ई हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानिब देखें तो आबादी बढ़ती जा रही है और गैस की ज़रूरियात भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम सूरत हाल में एक जानिब जब गैस के ज़खायर डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि उनमें कमी वाक़ई हो रही है, दूसरी जानिब तलब बढ़ती जा रही है, चूँकि आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो उसको तलब और रसद का जो है वो वाज़ेह फ़र्क है। और जाहिर बात है कि गैस का बहरान है और इस गैस के बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत से मुख्तलिफ कराची के जो हिस्से हैं, बिलखुसूस अगर बात करें मज़ाफ़ाती इलाके या फिर दूर दराज के इलाके या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ ऐसी मशीनें लगाई हुई, कंप्रेसर मशीनें जो कि गैस को सक कर लेती हैं, यानी कि खींचती हैं। कह रहे हैं वसीम भाई, तो बहुत सारे लोगों ने ये कंप्रेसर जो है लगाया हुआ है। अच्छा, SAGC कहता है कि हमारी कोशिश ये है कि हम गैस जो है वो सबको फराहम करें, कोशिश जारी बात है कि वो, लेकिन गैस के ज़खायर भी डिप्लीट हो रहे हैं और फिर जिन इलाकों में गैस फराहम की जा रही है उनमें कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो कि मशीनें लगा के उस गैस को सक कर लेते हैं, यानी कि खींच लेते हैं। जब वो खींच लेते हैं तो इससे ये तासुर जा रहा है कि SAGC जो है वो गैस फराहम नहीं कर रही है। लेकिन साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि हम गैस के बिल भी अदा करते हैं। एक जानिब रात 10 बजे से लेके सुबह 5:30 या 6 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है और इस हवाले से जो SAGC के जो कंसर्न हुकाम है उनका ये कहना है कि ये अमल इसलिए किया जाता है कि जब सुबह में लोग गैस इस्तेमाल करें नाश्ते की तैयारी के लिए तो उनको प्रेशर अच्छा मिल सके। अच्छा, जो बात करें ना आपके नाश्ते की तैयारी के लिए अवाम जब गैस का इंतज़ार करते तो उसमें गैस का प्रेशर कम होता है या गैस नहीं आ रही होती। और जो कंप्रेसर की बात की है, इससे पहले भी हम शो में बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं, जो ये कंप्रेसर लगते हैं ऑब्वियसली ये नहीं लगाना चाहिए, ये गैर कानूनी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जी क्योंकि पीछे से गैस का प्रेशर नहीं आता तो हमें कंप्रेसर लगाना पड़ता है, तो हम क्या करें, मतलब भूखे मर जाएं, कितनी हम जो है ना वो सिलेंडर लगाएं। तो एक रीजन जो है ना आवाम का ये पॉइंट होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरी यानी फिर ये शहरी कहते हैं कि दिन में औकात में भी अचानक या तो गैस प्रेशर में कमी वाक़ई हो जाती है और बहुत से इलाकों से ये शिकायत आती है कि दिन में भी अचानक बंद हो जाती है। फिर उसकी वजह से इनको खाने की तैयारी का अमल जो है वो LPG सिलेंडर पर मुकम्मल करना पड़ता है। और LPG सिलेंडर भी जो है सरकारी रेट तो है अलग, लेकिन वो बस जिन इलाकों में हर इलाके के अलग रेट है, तो लोगों को जो है उनके माशी मुश्किलात जो है वो बढ़ गए हैं। इसी के साथ साथ जो लोग LPG अफोर्ड नहीं कर पाते, हमने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जो कि लकड़ियों पर खाना तैयार करते हैं, या तो लकड़ी खरीद के लाते हैं उन्होंने रखी होती हैं या फिर कमरे में या कहीं पे जो है वो लकड़ी के या फिर पेटियां जो होती हैं फ्रूट वालों के पास, वो पेटियां ले आते हैं, उसको तोड़ ताड़ के फिर उसको फिर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर खाना तैयार हो सके। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि गैस के हवाले से जो है मुख्तलिफ इलाकों में बिलातातुल यानी कि फराम की जा रही होती है, सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद होती है, यानी कि दिन की औकात में होती है गैस। बहुत से इलाके ऐसे हैं, कुछ इलाके जैसे कि मैंने आपको निशानदेही की कि उन इलाकों में कभी दिन में गायब हो जाती है, कभी प्रेशर कम हो जाता है। सही, यानी कि 5-10 मिनट में चाय बनती है, उसकी तैयारी में 1 घंटा सर्व हो जाता है। 5 या 10 मिनट की चाय आधे घंटे में चली जाती है और ये मेरे साथ अक्सर होता है और होता था भी अगर सिलेंडर मौजूद ना हो। बिल्कुल ऐसे भाई, गैस के सताए अवाम हम सब इंक्लूडिंग मी कहाँ जाएं?
देखें गैस के जो किल्लत का मामला है, जो फराहमी कम हो जाती है, इसकी एक अहम वजह ये भी है कि जिस तरह वसीम साहब ने कहा कि हमारे ज़खायर कम हो रहे हैं, और लेकिन दूसरी जानब आप ये देखें कि कराची में बेशतर मकामात पे जो पकवान सेंटर्स हैं और कई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी कनेक्शंस लिए हुए होते हैं। सही। और उस पर SSGC मुख्तलिफ हमने देखा कि वो छापे भी मारता है जी। तो जो पकवान सेंटर हैं वहाँ पर एक बड़ी तादाद में देगें बन रही होती हैं, पकवान बन रहे होते हैं, और वो कंजप्शन ज़्यादा है। हाँ। ठीक है। अच्छा, घर की जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कम होती है। हाँ। वहाँ पे आपने 10 अफराद का खाना बनाना होता है, 5 अफराद का बनाना होता है। पकवान सेंटर में आपको जो है वो कम से कम 500 अफराद का खाना बनाना होता है, 1000 अफराद का बनाना होता है, और मुस्तकिल वो 24 आवर्स उसकी प्रैक्टिस उनकी चल रही होती है। हाँ। तो एक तो इस पर इसकी निशानदेही की ज़रूरत है। हाँ। जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं और पकवान सेंटर्स हैं उनको उनके ऊपर रेड करने की ज़रूरत है, ताकि वो गैर कानूनी कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए गैस को यूज़ कर रहे हैं, वो गैस आपको और मेरा हक है। अच्छा, इसकी एक अहम वजह ये भी है कि हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस जो तवानाई की मिनिस्ट्री रही है, एनर्जी की मिनिस्ट्री रही है सूबाई हुकूमत की, जी। उनका ये कहना है कि सिंध से जो गैस निकलती है, आइन का जो आर्टिकल है उसके तहत सिंध को वो गैस, उसका जो कोटा मिलना चाहिए, लेकिन वो गैस उसको उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो इस हवाले से जो है कई दफ़ा हुकूमती जो नुमाइंदे हैं या फिर वज़रा हैं, उनकी जानिब से आवाज़ भी उठाई गई है कि सिंध को उनका हिस्सा जो है, उनका हक मिलना चाहिए, और पहले सिंध की ज़रूरत पूरी हो गैस के हवाले से, बलूचिस्तान की ज़रूरत पूरी हो, उसके बाद फिर जिसको गैस चाहिए वो हमसे गैस ले लें। लेकिन अलमिया यह है कि उस तरीके से उस चीज़ को टेकअप नहीं किया जा रहा। तो अगर इस जो आइन और कानून के तहत अगर सिंध को उसका जो कोटा है या हक है उसको दिया जाए और ज़रूरत के मुताबिक गैस दी जाए, तो यकीनन गैस बहरान जो है वो कराची में या सिंध में या बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है। सिंध को तो उसका हिस्सा मिलता ही नहीं है, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, या दीगर रेवेन्यूज का मामला हो। कराची तो रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सिंध को उसका प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए। हम तो आज सिंध का मुकदमा भी लड़ रहे हैं कि कराची हमारा जो रेवेन्यू का हब है पाकिस्तान का, कराची उसको रेगुलेट करता है, उसको स्विच ऑन करता है। 70% जो है वो कराची रेवेन्यू का हब है, लेकिन कराची को और पूरे सिंध को इस तरह नज़रअंदाज किया हुआ फेडरल गवर्नमेंट ने कि जिस तरह शायद सौतेला बेटा हो, सौतेली माँ हो, तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम सिंध को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के देखें, यहाँ भी तो हमें बुनियादी ज़रूरत चाहिए होती हैं, यहाँ भी हमें सेहत चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। यही वो बुनियादी ज़रूरत है जो रियासत की जिम्मेदारी होती है। आप टैक्सेस पूरे ले रहे हैं, लेकिन आप सहूलियात कुछ नहीं दे रहे, तो कम से कम हमारे कराची को तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना। क्योंकि हम तो एक सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की इकॉनमी का तो एक बड़ा हिस्सा शेयर कर रहे हैं। तो हमें तो बढ़ के दूसरे सूबों से ज़्यादा बढ़कर हमें हिस्सा मिलना चाहिए। भाई ये तो रेवेन्यू हब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कराची जितना डेवलप सिटी है, कराची जितना मॉडर्न शहर है, और कराची में लोग मुख्तलिफ शहरों से कमाने के लिए आते हैं, यहाँ से कमा के वो अपने जो सिटीज है वहाँ पर ले जाते हैं। लेकिन कराची वाले जो कराची में रहते हैं, आप देखें वो एजुकेशन सेक्टर में शिकायत कर रहे हैं, वो आपको जो है बिजली के लिए, पानी के लिए लाइनें लगाए हुए खड़े हुए नजर आएंगे। उनके यहाँ गैस नहीं है, गलियों में आप सुबह सो के उठें, गेट खोलें, खड्डा हुआ हुआ, तो पता जी गैस की लाइन डल रही है। अच्छा जी, उसके बाद पानी की लाइन ऐसी डल रही होती है। हाँ, मतलब किस चीज के लिए कि पानी के लिए खुदाई हो रही है। अच्छा जी, क्या हो गया, PMT कहाँ चली गई, लाइट क्यों बंद है जी, PMT चेंज हो रही है। मतलब इस शहर के इतने मसाइल हैं जो कि सिर्फ कराची वाले जो बेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है। भाई इस प्लेटफॉर्म से हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि कराची को और कराची समेत सिंध भर को इसका जो बुनियादी टैरिफ है, बुनियादी जो हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इसके शहर जो कराची शहर के लोगों को मुस्तकिल एहसास महरूमी के अंदर जो है वो डाला जा रहा है कि हम पाकिस्तान की मईशत को सहारा लगाते हैं। देखिए, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और कराची का दिल भी बहुत बड़ा है। ये कराची का दिल बहुत वसी है, आवाम का दिल भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, वो इस बात को बेयर कर लेते हैं कि ठीक है, अगर बिजली नहीं आ रही तो लेट्स सपोज कि हम सपोर्ट ही कर लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो जी 2 घंटे के अंदर अपने काम जो है वो रैप अप कर लेते हैं। गैस नहीं आ रही है, अच्छा हाँ ठीक है, पीछे वरना अगर यही मसला कहीं और हो तो रोजाना प्रोटेस्ट करने के लिए बिजली सपोर्ट कर रहे हैं।
ठट्टा में जो पिन बिजली का जो प्रोजेक्ट है, हाँ, सेम बिजली सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनल ग्रिड में जा रही है। सही। तो भाई कराची को तो उसका हिस्सा दिया जाए, भाई कराची को उसका हिस्सा दिया जाए और कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं वो दूर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हक दो कराची को। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कराची का एक और मसला आपके साथ में डिस्कस करेंगे और ये मसला है डंपर माफिया का, ये मसला है ट्रॉलर वालों का। जहां दिल चाहे, जब दिल चाहे ट्रक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, अवाम को उन्होंने भेड़ बकरियां समझा हुआ है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी टाइमिंग्स कोई सेट करने वाला नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब बात कर लेते हैं डंपर माफिया की, ट्रॉलर माफिया की, जो कि जब जहां चाहें गुजर जाते हैं, वहां से लोग वहां पर हों, बच्चे हों, स्कूल टाइमिंग्स हों, लेकिन ये जो हैवी ट्रैफिक है ये नहीं रुकता, नहीं सुनता किसी की। इनके पीछे कौन है, ये इतने ताकतवर क्यों हैं? अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसमें डिफेंस में एक घर है, जिसमें एक जो ट्रॉलर है, यानी जो कंटेनर वाला ट्रॉलर है, वो बाकायदा उस घर की दीवार के अंदर घुस गया। आधा ट्रॉलर अंदर है, आधा ट्रॉलर बाहर है। घर वाले जो हैं वो इवेंचुअली नहीं है वहाँ पर मौजूद, और उन्होंने यही कहा है कि जी जब हम वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे कि इसको निकालना किस तरीके से है और क्या सारा कुछ करना है। खुर्शीद भाई, आप देख रहे हैं ये हालात आए रोज़। ये तो चलें जी, इस तरह का इंसिडेंट है कि ये ट्रॉलर जो है किसी घर की दीवार तोड़ के उसके अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है। 4 दिन हो चुके हैं और अब यही कहा जा रहा है जो फैमिली है वो नहीं है, जब वो छुट्टियों से वापस आएंगी तो फिर वो देखेंगी कि किस तरह इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है। लेकिन आप देखें कि जब वो ड्राइवर ड्राइव कर रहा होगा या जा रहा होगा, उसको नहीं पता कि ये सर्विस रोड के साथ ही घर मौजूद है और मुझे इस तरह ड्राइव नहीं करनी। अगर वहाँ पर कोई खातून, मर्द, औरत, बच्चा, कोई भी उस घर में रहने वाला शख्स वहाँ उस जगह पर मौजूद होता जो कि वहाँ कोई काम सर अंजाम दे रहा होता अपने घर के अंदर, वो अगर इस ट्रॉलर की जद में आ जाता, कितना बड़ा हादसा होता। देखिए ये तो खुशकिस्मती कह लीजिए कि वहाँ घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, या कोई बच्चा, कोई खातून, कोई नौजवान मौजूद नहीं था। माजी में भी और हाल ही में भी इस तरह के कई वाक़यात इस तरह हुए हैं कि ये ट्रॉलर जो है वो इंसानी जानों को इस तरह रोनते हैं जैसे कागज़ का कोई टुकड़ा हो, कोई प्लास्टिक की कोई खिलौना हो। इंसानी जानों की कदर इनकी नज़र में बिल्कुल इसी तरह की है। तकरीबन कराची के अंदर जो हाल ही में वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, तकरीबन कोई 400 से 500 जो नौजवान हैं उसमें मुख्तलिफ उनकी उम्रें हैं, वो इस टैंकर और ट्रॉलर से उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। और उसमें तकरीबन कोई 80 के करीब ऐसे नौजवान थे जो ग्रेजुएट थे, मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ था। कुछ नौजवान तो ऐसे थे कि जिन्होंने एमफिल किया हुआ था और वो अपने घर की भागदौड़ संभाल रहे थे, घर का सहारा थे। और कई फैमिलियाँ तो ऐसी हैं जिनके वो अकलौते बेटे थे। और कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो कराची वो आए थे किसी काम के लिए और उन्होंने वापस जाना था। कुछ वक्त के लिए कराची आए, किसी काम से, रिलेटिव से मिलने आए, किसी शादी में आए या कोई पेपर्स के लिए आए, उन्होंने वापस जाना था बैरून मुल्क। पाकिस्तानी थे वो भी नौजवान, यहाँ पे जो टैंकर और डंपर की जद में आके जो है वो शहीद हो गए। मैं तो शहीद कहूँगा उनको। इनको लगाम देने के लिए मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने तो कुछ अमली इक़दाम किए थे, क्योंकि उस वक्त ये बड़ा शोर बपा था ज़राए इब्लाग के अंदर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न सब इस पर ख़बरें नशर कर रहे थे। अब चूँकि मामला ये बिल्कुल दब चुका है तो इसलिए इनकी भी जो है वो बदमाशी कह लीजिए इनकी, और पूरे शहर के अंदर दंदनाते घूम रहे होते हैं। जब सिंध हुकूमत ने एक लॉ इनको बना के दिया कि आप रात के वक्त में 12 के बाद जो है शहर में आप इंटर होंगे, दिन में फिर ये क्या कर रहे होते हैं, किस तरह से शहर के अंदर एंट्री इनकी होती है, ये एक सवालिया निशान है ट्रैफिक पुलिस के लिए भी, सिंध हुकूमत के लिए भी और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ये शहर के अंदर इनकी एंट्री दिन की रोशनी के अंदर क्यों होती है और कौन इनको परमिशन देता है। अलमिया ये है कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, बल्कि वो रेवेन्यू जनरेट करने का महकमा बन चुके हैं। और वो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से गाड़ी का, ट्रक का, ट्रॉलर का या मोटरसाइकिल का चालान काटा जाए ताकि उनसे उनका कमीशन बना जाए। ट्रैफिक पुलिस अब सिर्फ रेवेन्यू हब की सूरत में अपना काम कर रही है कि वो करोड़ों रुपए चालान की मद के अंदर गुज़िश्ता दिनों जब राज अख्तर साहब ने रिपोर्ट किया, तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि ये चालान की मद में इनको इन्होंने अचीव किया है जी। तो वो इसका मतलब ये वो रेवेन्यू हब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करने के अंदर काम नहीं आ रहा है, वो शहर की जो आबादी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम नहीं कर रहे, उनकी जान माल उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो उनकी हत्तो इम्कान कोशिश होती है कि वो इस तरह से, ये उनका तरीक़ाकार होता है, तरीका वारदात ट्रैफिक पुलिस एहलकार का ये होता है कि ऊपर ट्रक ड्राइवर ऊपर बैठा होता है और बस सिर्फ उनका ये हाथ होता है, इस तरह करके वो पैसे लेते हैं और बस चुप हो जाते हैं।
और फिर जब नेक्स्ट चौरंगी पर जाते हैं, फिर उनको ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं, उनको कहते हैं हम पीछे देकर आ गए पैसे। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जामे हिकमत अमली और सख्त पॉलिसी मरतब करने की जरूरत है, ताकि ये अनासिर, ठीक है ये एक बिजनेस है, हमें इससे कोई इनकार नहीं है, इसकी वजह से हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज रन कर रही होती हैं, शहर में पानी की तस्हीर हो रही होती है, ठीक है बिजनेस के तौर पर ये शहर की सहूलत के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा जो इनका पहलू ये है कि इंसानी जानों को कुछ समझते नहीं है, और फिर जब कोई हादसा रोनुमा होता है तो फौरी तौर पर जो उसका ड्राइवर है वो उतर कर भाग जाता है। जब उस ट्रक का जो ड्राइवर है उसकी कंपनी है, जिस कंपनी से वो मुंसलिक है, करोड़ों रुपए का ट्रेलर होता है ना, कोई आम हजारों का तो होता नहीं है, तो उसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर है, उसकी तमाम तफसीलात हैं, वन टच पर है, तो आप आइडेंटिफाई करें। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, इनसे कोई सवाल ही नहीं करने वाला है कि ये किस तरह से जाते हैं, किस तरह से ड्राइव करते हैं। वसीम भाई आप देखें कि ये इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये बात कि एक दिन के टाइम पर या रात के टाइम पर एक ट्रक या ट्रॉलर वो जा रहा है अपनी सिमत में, एक घर जो कि सर्विस रोड के साथ है, वो मेन रोड के, ऐसा भी नहीं है कि रोड के बीच में बना हुआ होगा, नजर आ रहा होगा ना कि उसके आसपास और भी चीजें होंगी, वो कैसे उसको दीवार को तोड़ के वो अंदर घुस जाता है, यानी उसकी मेंटल हालत क्या होगी उस ड्राइवर की, जिसको ये समझ ही नहीं है करना क्या है। और अगर उस घर में कुछ लोग मौजूद होते जो वहाँ बैठे हुए होते या उस गार्डन में बैठे हुए होते या उस जगह पर कुछ काम कर रहे होते, आप सोचें कि वो ये तस्वुर कर सकते हैं कि घर में बैठे हुए कोई ट्रक अचानक से अंदर आए और उनकी दीवार तोड़ के घुस जाए, ये किस तरह का हमारा कराची शहर में जो है ना वो हालात हैं डंपर्स माफिया के। देखें ये बहुत तकलीफ दे वाक़या है, हाँ। और इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस को फौरी तौर पे उस ड्राइवर को हिरासत में लेके उससे तफ्तीश करनी चाहिए कि आया ऐसा क्या हुआ, हाँ। कि ये मोटरसाइकिल तो नहीं है Exactly. कि एकदम स्लिप होके घुस गई हो, हाँ। ये जारी बात है कि टनों वजनी ट्रक है, ट्रॉलर है, ट्रॉलर है, ट्रक है, मालबदार गाड़ी है, ये ऐसे कैसे घुस गया, ये यकीनन शामिल तफ्तीश होनी चाहिए उस ड्राइवर से कि भाई तुम गाड़ी कैसे चला रहे थे। सही। अच्छा, अमूमन जब हैवी गाड़ियां होती हैं, चाहे टैंकर हो या ट्रॉलर हो, हाँ। उनकी एक मखसूस स्पीड होती है, और अगर इनके जो माहिर ड्राइवर होते हैं तो उनको पता है कि किस पॉइंट पे जाके उनको ब्रेक दबाना है ताकि पूरी गाड़ी रुक सके। सही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से यानी कि घर के अंदर जो ये फुटेज हमने देखा है जो घुसा है, इसका मतलब यह है कि ड्राइवर जो है वो अपने मस्ती में जो है वो चला रहा है, आउट ऑफ द माइंड, और स्पीड में उसका जो कंट्रोल नहीं था, ये वजह है क्या जो है वो बेकाबू होके ये जो ट्रॉलर है ये घुसा है उस घर में। अच्छा, ये एक नया यानी कि नया वाकया नहीं है, इससे कबल भी हमने जो है वो डिफेंस का जो हिस्सा है वहाँ पे अपनी आंखों से देखा है कि एक टैंकर जो है वो घुस गया। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाकयात, चूंकि हम फील्ड रिपोर्टर हैं, सहाफत से वाबस्ता हैं, तो हमने ऐसे वाकयात देखे हैं कि एक मुसाफिर बस है जो कि घर के अंदर घुस गई, उसकी कवरेज करने भी, यानी कि इन भारी भरकम जो मालबरदार गाड़ियां हैं, इनको चलाने के लिए माहिर ड्राइवर होने की जरूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ माहिर ड्राइवर होने के साथ साथ सजा और जजा का जो कानून है वो इंतहाई सख्त करने की जरूरत है, ताकि शाहराहों पर निकलने वाले ये जो ड्राइवर्स हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी का और बिलखुसूस एक इंसानी जान की कीमत का अंदाजा हो, यानी कि इसके ऊपर ना सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इन तमाम तर मामलात में अगर जब आप किसी को हायर करते ट्रक चलाने के लिए, ट्रॉलर चलाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। प्रॉपर लाइसेंस लोग हों, प्रॉपर इस तरह के लोग हों जो वाकई एलिजिबल हों, वो ये ड्राइव कर सके, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। उनको इतने हैवी ट्रॉलर से बैठकर शायद बाहर की दुनिया नहीं दिख रही होती, लेकिन बाहर की दुनिया को वो नजर आ रहे होते हैं, और बाहर की दुनिया जो है ना उनकी जानें बहुत कीमती होती हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब फिर वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं हम रेन इमरजेंसी के हवाले से, नदी नालों के हवाले से, जिनकी सफाई के लिए कहा जा रहा था कि जी सारे नदी नाले जो हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं। मेयर कराची को दौरा कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन कौन से नालों की सफाई हो गई है या नहीं होगी, ग्राउंड रियलिटी क्या है। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। वसीम भाई, आप क्योंकि ओवरऑल आपकी बड़ी गहरी निगाह रहती है शहर कैद की तमाम खबरों पर, और मैं देख रही होती कि वसीम भाई जो है वो एक एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं। अभी मौसम की आंख मचोली जा रही है, कभी सख्त धूप, कभी बादल, कभी बूंदाबांदी,
कल फिर से शायद मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो रेन इमरजेंसी होती है या जो NDMA का अलर्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारे शहर के जो नाले, नदी और दीगर चीज़ें उनका ख्याल रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होता है ताकि नुकसान ना हो। कितना काम है जी देखिए, कराची का मौसम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। अमूमन सुबह जब निकलते हैं तो बारिश का मौसम होता है, बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, ऑफिस आने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है, यानी कि मौसम को एंजॉय करते हुए झूमते हुए इंसान ऑफिस आता है। लेकिन फिर मिड में या दोपहर के औकात में धूप निकल आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जून जुलाई का महीना जो है वो ना सिर्फ गर्मी पड़ती है बल्कि मानसून का भी आगाज़ होता है और बारिशों के सिस्टम के जिस तरीके से महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आगाह किया जाता है या अलर्ट जारी किया जाता है, तो उस तनाजुर में हर साल हुकूमत सिंध और जो कंसर्न इदारे हैं वो इक़दाम करते हैं। अभी भी जो है वो मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा भी किया होगा, यकीनन वो काम कर भी रहे होंगे। लेकिन देखना ये कि लूप होल्स कहाँ पे आते हैं। लूप होल्स ये है कि मेरे कराची नेक नीति के साथ अहकाम जारी करते हैं कि भाई एहलियाने कराची को बारिश के नतीजे में किसी भी जहमत से ना गुजरना पड़े। सही। लेकिन असल में होता यह है कि जो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि अमला जो है ना, हाँ। खाना पूरी वाला काम कर रहा हो। अच्छा। बस उस तरीके से सफाई जो है वो की नहीं जाती। हाँ। ठीक है। हैवी मशीनरी या शॉवल्स या फिर एक्सीवेटर जो है वो चले जाते हैं, वो कचरा भी निकाल रहे होते हैं। सही। लेकिन इसके साथ साथ उस तरीके से जामे इक़दामात जो अहकाम जारी किए थे, लेकिन मुताल्लिका जो हुकाम है या अमला है उस तरीकों को फॉलो नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जिम्मेदारी जो है वो अवाम की भी है। अवाम की भी ये है कि वो भी क्या कहते हैं अपनी जिम्मेदारी को एहसास करते हुए जो कूड़ेदान है जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ पे कचरा डालें। बनिस्बत इसके कि उन्होंने जो है वो नदी में डाल दिया, बल्कि हम अमूमन देखें कि मासियाँ जारी होती हैं, यूं घुमाया और यूं फेंक दिया कचरा। अरे बिल्कुल, ये बिल्कुल वो बातें बता रहे हैं वसीम भाई जो ग्राउंड रियलिटी है कराची की। एक्चुअल हकीकत यही है कि ऐसे कचरे की थैली घुमा के तो थ्रो कर देते हैं। तो ये है कि बिल्कुल हमें भी जो है वो मिलके हुकूमत के साथ यानी कि आवाम को भी मिलके जो है इस शहर को ना सिर्फ साफ करना होगा बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, ताकि फिर बारिशों में इस किस्म की जो जहमत होती है, यानी कि बड़ा अच्छा लगता है कि बारिश होती है, लेकिन फिर जब रोड को देखते हैं तो फिर तकलीफ होती है कि यार पानी जमा है, इसमें से गुजर के जाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर हम रोडों के हवाले से देखें मुख्तलिफ जो रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों में, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी तरीके से दीगर जो लिंक्स रोड होते हैं या फिर मेन रोड होते हैं वहाँ पे भी पानी जमा हो जाता है। सीवरेज का निज़ाम अगर बेहतर होगा तो यकीनन जो बारिश का मौसम है उसका लुत्फ़ ही अलग होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, नदी नालों में सफाई जो है वो होनी चाहिए, कराची वालों क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए। खुर्शीद भाई, 1000 टाइम्स वी टॉक अबाउट इट कि आप सफाई का ख्याल रखें। अवाम को हम ये बहुत एजुकेट कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी ना अवाम सुनते हैं और ना ही जो जिम्मेदारान है वो इन एरियाज़ की सफाई उस तरह से प्रॉपर कर पाते हैं। खबर आती है कि जी मेयर कराची ने दौरा किया, नाले साफ़ हो गए, अब कोई परेशानी नहीं होगी। बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा गंद होता है, ज़्यादा नाले चौक होते हैं, ज़्यादा बाइक्स गिरती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सबा साहब, मुझे तकरीबन कोई 23 साल हो गए शोबा सहाफ़त में, और मैं गुज़िश्ता 23 साल से ये रेन इमरजेंसी और मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनके स्टेटमेंट्स पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, सुनता हुआ आ रहा हूँ, देखता हुआ आ रहा हूँ। बिल्कुल सेम इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं, सेम अहकामात होते हैं, लेकिन उनका जो उस पर जो एग्जीक्यूशन है अमल दरामद नहीं होता। और हमेशा से ही NDMA का जो अलर्ट्स होते हैं वो भी अवेयरनेस के लिए यही होते हैं। आप अगर जायज़ा ले लीजिए बिल्कुल ताराना नज़र से कि मेयर कराची हों या कोई और भी हों, अहकामात बिल्कुल वही होते हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से अदवार से चलते हुए आ रहे हैं, और अमल दरामद कुछ नहीं होता। इस वक्त भी शहर के जो बड़े नाले हैं, नेरे ख़याम देख लें आप, कईयों बाद नाला देख लें, करंगी के नाले देख लें, नॉर्थ कराची के नाले देख लें, वो कचरे से अटे हुए हैं। और लगता यूँ है कि शायद अरसा दराज से यहाँ सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, निज़ाम ही नहीं मौजूद है। फिर उन नालों के अतराफ़ की जो आबादी है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। वसीम इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया कि वो कचरे की शॉपर्स जो है वो दे मारते हैं, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या करता है?
अच्छा, हाँ। इनकी बात सबसे ही सवाल है कि एक ये सब सेकंड। लोग क्या करते हैं? जो कंसर्न इदारे केएमसी हाँ। के पास मशीनरी तो है इनके हाँ। पानी को निकासी करने की, जी। लेकिन कराची जिसका शुमार दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहर में होता है, मुझे हाँ। हैरत होती है कि जब बारिशों में हम लोग कवरेज करने के लिए निकलते हैं तो जो अमला है वो वाइपर से जो है, यानी कि मेन रोड चलता हुआ रोड है, यानी कि घर में जिस तरीके से वाइपर कर रहे होते हैं पानी को वाइपर कर रहे होते हैं, वाइप कर रहे बिल्कुल होते सही, हैं, इसी हाँ, तरीके से मेट्रोपॉलिटन शहर में जो इतनी अमला है developed city है और हालात में। डेवलप, यानी कि वाइपर से पानी को जो है वो उसकी निकासी करना सोख कर रहे होते ये हैं उसको, हाँ, अजीब लगता है। कहीं पे झाड़ू ही चल रही हैं तो कहीं पे वाइपर चल रहा है, तो हाँ। यानी कि इस बड़े शहर को भाई कचरा वो इसके लिए- बेल्टों से उठा रहे होते हैं, मतलब वो इस तरह से कर रहे होते हैं, कचरा हो या और छोटे छोटे टब्स रखे हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि घर में घर के अंदर की सफाई हो रही है। भाई ये मेन चाह रहा है, ये डेवलप सिटी है, यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स देने चाहिए वो इतने जदीद इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है तो मशीनरी बेहतर कर लें, फौरन मशीनरी जो है वो आपका काम करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में वक्त हुआ है अभी हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे करेंगे उन बच्चों के बारे में बात जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर चाइल्ड होते हैं, बहुत लाडले होते हैं, इमोशनली उनको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और किस तरीके से जो है वो उनको लेके चला जाए माशरे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे इद्दत के हवाले से कि इद्दत के क्या मसाइल होते हैं और इनके जो सवालात होते हैं उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब जिस मौजू ख़ास पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये मौजू है इद्दत के हवाले से। इस हवाले से ख़वातीन के बहुत सारे सवालात होते हैं, घर वालों के बहुत सारे सवालात होते हैं, और इन सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुफ्ती अबू बकर मुइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। मुफ्ती साहब ये बताइए कि ख़वातीन जो इद्दत में होती हैं उनके लिए क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इद्दत भी एक शरई हुक्म है, हाँ। जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है, और जितने भी शरई अहकामात हैं ये इस हवाले से हर एक शरई हुक्म के अपने फ़वाइद और अपने असबाब होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसका हुक्म देते हैं। लेकिन उन सारे असबाब और फ़वाइद को, उनके इल्लतों को अलहदा रख के एक मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ये अल्लाह का हुक्म है। अब जब अल्लाह का हुक्म है तो नमाज का हुक्म भी अल्लाह का है, रोज़े का भी, ज़कात का भी, तो ये सारे अहकामात इस मामले में बराबर हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। सही। और अल्लाह के हुक्म हमारे लिए इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि इन अहकामात को पूरा करके हम अल्लाह की रज़ा और कुर्ब को हासिल करते हैं। सही। ये अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। सही। जितने भी अल्लाह के अहकामात हैं, और बेशक ये सारे अहकामात अल्लाह ताला ने हमारे ही फ़ायदे के लिए रखे हैं। सही। कुछ अहकामात के फ़ायदे हम पर खुल जाते हैं और कुछ अहकामात के फ़ायदे हमें नहीं मालूम चलते। तो इद्दत भी उन अहकामात में से एक हुक्म है जिसका कुछ हिस्सा ताल्लुक़ रखता है ख़ातून से और कुछ हिस्सा ताल्लुक़ रखता है शौहर ने अगर तलाक दी है तो उससे भी ताल्लुक़ रखता अच्छा, है कि उसे अपने घर में ठहराना है, उसे ख़र्चा देना है, उसे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना, ये उसके ज़िम्मे उसी तरह लाजिम है जिस तरह औरत के ऊपर इद्दत गुजारना लाजिम है। अच्छा। तो इस लिहाज से इद्दत के हुक्म को उसी तरह खुशी से करना, इताअत से करना चाहिए, यानी इसमें अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आप इन अहकामात को पूरा करेंगे तो अल्लाह आपसे राज़ी होंगे, अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं। तो इद्दत कुछ वक्त के लिए ठहरे रहने को कहते हैं, और इद्दत वफ़ात, अगर शौहर वफ़ात पा जाए उसकी और जो तलाक दे दे तो उसकी या खुला हो जाए उसकी इद्दत में फ़र्क है। सही। अगर खुदा न खासा ज़िंदगी और मौत तो एक हकीकत है जो इस दुनिया में है, तो वफ़ात की जो इद्दत है वो 4 महीने 10 दिन है। अच्छा, अगर किसी के शौहर की वफ़ात हो जाए। हाँ, सही। अच्छा, इस सूरत में एक चीज़ ख्याल रखनी चाहिए, अगर हमल है, बच्चा होने वाला है, हमल है, तो फिर हर सूरत में इद्दत वज़े हमल होगी। जब वो फारिग हो जाएंगी तब इद्दत से फारिग होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद इद्दत ख़त्म होगी। सही, सही। अगर हमल नहीं है हाँ। तो फिर जो है वो इद्दत 4 महीने 10 दिन वफ़ात की सूरत में है। अच्छा। और तलाक की या खुला की सूरत में
3 महीने यानी 3 जो पीरियड होते हैं खातून के, वो गुजारने के बाद वो इद्दत मुकम्मल हो जाती है। तो ये तो इद्दत हो गई। अब इस इद्दत को में चंद अहकामात हैं जो आपने पूरा करने हैं। उनमें से एक हुक्म ये है कि जो शोहर का घर था या जहाँ आप रहाइश पजीर थी वहीं आपने इद्दत गुजारनी है, एक हुक्म ये है। अच्छा। आप बिला ज़रूरत किसी और घर में मुंतकिल नहीं होंगी, उसी घर में इद्दत होगी जिस घर में आप रह रही थी, जो सकूनत का आपका घर था। सही। एक हुक्म तो ये है। दूसरा हुक्म ये है कि बिला ज़रूरत आपने घर से बाहर नहीं निकलना, आमदोरफ्त को कम करना है। ये भी हुक्म है अल्लाह ताला का। अब इस बिला ज़रूरत के अंदर देखिए, ज़रूरत में ये है कि कुछ ज़रूरतें तो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अगर शौहर मौजूद हैं तो आपके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना उनके ऊपर लाजिम है। और हाँ, ज़रूरत में डॉक्टर है, आप बीमार हो गई, डॉक्टर के पास जा सकती हैं। ज़रूरत में है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत है कि जिसमें अच्छा, अगर बीमार हो जाएं या कोई इशू हो तो आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास जा सकती हैं। वो ज़रूरत में आता है, ज़रूरत में आता है। हाँ, आजकल ऐसी भी हैं कि डॉक्टर घर आ जाते हैं। हाँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि बिला ज़रूरत अल्लाह का हुक्म न टूटे, लेकिन जहाँ मजबूरी हो गई है वहाँ अल्लाह ताला भी आपको सहूलत देते हैं। अगर घर में कोई कफील नहीं है, वो कमाने वाली हैं, अकेली हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो फिर भी वो दिन के वक्त में अपने जा सकती हैं। अगर कोई वाकई इस तरह का मसला है कि वो हैं 3 महीने, अगर आपकी सेविंग इतनी है कि वो 3 महीने गुजर सकते हैं, सही, तब तो आप बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। अगर सेविंग बिल्कुल नहीं है और आपको रोज़मर्रा की अपने घर या ज़रूरियात पूरा करने, घर में बच्चे होते हैं, उनकी फीसिस हैं, सब चीज़ें, वो ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है और कहीं और भी कोई रास्ता नहीं है, तब आप जा सकती हैं बाहर के लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या उनकी तलाक हो जाती है? जी, तलाक तो हो जाती है। तलाक ऐसी चीज़ है जो बाज़ कैफियत में तलाक देना मना है, मगर तलाक देने से हो जाती है। कोई भी ऐसी कैफियत नहीं है जिसमें तलाक देने से तलाक नहीं होती, हो जाती है। अब जैसे आपके पीरियड के दिन चल रहे हैं तो उसमें भी तलाक देने से मना किया गया है, नहीं दें तलाक। सही। अगर तलाक दे भी दिए तो रुजू करने का हुक्म है और इसमें गुनाह है तलाक देना। लेकिन अगर कोई दे देता है तो हो जाती है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरीके से ये इद्दत के मसाइल हैं और इद्दत के सवालात हैं, इन सवालात में बहुत सारे सवालात में ये आता है कि जी ख़वातीन के लिए क्या अहकामात हैं। कुछ घरों में ये होता है कि बिल्कुल बाउंड कर देते हैं और एक तरफ बिठा देते हैं कि नहीं, आपने एक कमरे में बैठना है। अच्छा, और इस हवाले से जो पर्दे के अहकामात हैं, क्योंकि उसमें फिर और जो है वो रूल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या अहकामात हैं, क्या बताया गया हमारे दीन में? हवाले से पर्दे के अहकामात में कोई तब्दीली नहीं आती। सही। ये नहीं है। एक हुक्म तो मैंने आपको 2 हुक्म मैंने आपको बतला दिए। एक हुक्म ये है कि घर में रहना है जिस घर में वो पहले रह रही थी। शौहर का घर है तो वहीं रहना है, वहाँ से नहीं जाना आपने। अच्छा। बेशक लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन इन केस अगर घर कोई रेंटल है या कोई कहता है कि अगर वो निकाल दे तो और बात है। अच्छा, अगर शौहर निकाल दे, जालिम है, तो वो गुनाह उसके सर आएगा। अच्छा। और इसी तरह रेंट का घर है, नहीं पे कर सके, रेंट अब छोड़ के जाना है तो मजबूरी है, चले जाइए। बिला ज़रूरत आपने वो घर नहीं छोड़ना है। सही। दूसरा हुक्म यह है कि बाहर नहीं निकलना है। अब घर के अंदर 4-5 कमरे हैं तो वहाँ आप आज़ादाना घूम सकती हैं, किचन जा सकती हैं, अपने रोज़मर्रा के काज कर सकती हैं। जो तीसरी पाबंदी है जो हमारे मुआशरे में उसे सही तरह से समझा नहीं गया, इफ़रात और तफरीत है। वो ये है कि बिनाव संगार या मेकअप ये नहीं करना है। अब देखिए, घर के अंदर जो है वो लोगों के रहन सहन मुख्तलिफ है। अब आम आदत है जो घर में रहने की, अगर उसमें आपकी सफाई पसंद है, रोज़ाना गुस्ल लेना आपकी आदत है सफाई के हवाले से, बिना संगार के हवाले से नहीं, बाल संवारना आपकी सफाई के एतबार से आदत है, बुरुश करना, ये चीज़ें, तो ये बनाव संगार में नहीं आता है। ये रोज़मर्रा की सफाई में, हाइजीन में आता है और आपकी आदत है, उसके बगैर आप अनकंफर्टेबल हैं, तो वो चीज़ें बनाव संगार और मेकअप जैसे आम अल्फाज हैं, तो मेकअप आपने नहीं करना, बनाव संगार जिसे कहते हैं वो आपने नहीं करना इस इद्दत के दौरान में। बाकी सफाई, नहाना, घर के अंदर के मामलात, किचन जाना, खाना बनाना, एक कमरे से दूसरे कमरे, ड्राइंग रूम में कोई आ गया है उससे मिलना, ये चीज़ें मना नहीं है।
अच्छा, सही, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि ये चीज़ें मना नहीं है, वहीं पर बहुत सारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि ख़वातीन को, अभी जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कि उनको बिल्कुल एक कमरे में बिठा देते हैं, या अगर इस तरह की ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं, काम करने वाली ख़वातीन हैं जिनके घर में कोई कफ़ील नहीं है, तो जो सराउंडिंग्स होती हैं या जो सोशल सर्किल होता है वहाँ से इस तरह की बात की जाती है कि देखिए जी वो तो घर में नहीं बैठी हैं और फ़ौरन से उन्होंने जाके काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की भी बातें होती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अब बहैसियत माशरा एक दूसरे के लिए हुक्म ये है कि वतावनु अलल बिर्र, हमें नेकी के लिए मुआविन बनना है। सही। देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही, अगर हम उसे निगाह में रखें कि ये इद्दत अल्लाह का हुक्म है, तो गोया कि वो खातून एक माने में इबादत कर रही हैं। इद्दत में बैठ के अल्लाह का हुक्म जब मान रही हैं तो वो इबादत में है। सही। अल्लाह का हुक्म मानना इबादत है। सही। और जब वो इबादत में है तो बहैसियत माशरा जहाँ वो जॉब कर रही हैं, हाँ। जो उनका सराउंडिंग है, रिश्तेदार हैं, उन सब पे ये लाजिम है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो तावनु अलल बिर्र, आपने नेकी में उसके साथ मदद करनी है। आपको पता है कि अब एक मुसीबत आई है, परेशानी आई है, वैसे भी इंसान के अखलाक हैं कि कुछ वक्त के लिए इंसान को दोबारा रीबिल्ड होने के लिए वक्त चाहिए। अब उसी वक्त उसे एक हफ्ते बाद कह दें नहीं जी अपनी जॉब को आप करें नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाँ। तो ये माशरे को चाहिए कम से कम 3-4 महीने के लिए उसे घर पर पे दें और इस काम के लिए मुआविन बने। हाँ। रिश्तेदारों को भी चाहिए कि वो मुआविन बने। अगर घर किराए का है तो किराएदार को भी ख्याल करना चाहिए कि वो अल्लाह के हुक्म है उसे वहाँ वक्त गुजारना है। हाँ। उसे अपना किराया माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हुस्ने सलूक से जो है वो काम लेना चाहिए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है इद्दत के हवाले से कि इस हवाले से ख़वातीन के लिए क्या अहकामात हैं। आप भी हमें कॉल करके अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जो खातून बेवा होती हैं और फिर बाद में जो जायदाद का तनाज़ा खड़ा होता है या जो फिर बाद में हिस्सा और वो विरासत के जो मसाइल होते हैं, उसमें बेवा खातून का शौहर की जायदाद में क्या हिस्सा होता है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो कह रहे होते हैं कि ये सब तो हमारा है, माँ का कोई हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्या है? देखिए, इसमें दो तफसील हैं। बेवा खातून के शौहर जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं, तब तो उनका हिस्सा है, मारूफ हिस्सा है, वो उनको मिलेगा। औलाद की सूरत में अलग है, बग़ैर औलाद की सूरत में अलग है। कोई उन्हें उनके हक़ से महरूम नहीं कर सकता, इल्ला ये कि कब्ज़ा कर ले, वो अलग चीज़ है। हाँ। और एक है तलाक। तलाक की सूरत में बाद में जाके जब वफ़ात हुई है तब फिर उस खातून का अपने साबिक़ा शौहर के माल में कोई हिस्सा नहीं होता है। अच्छा। तो ये मीरास के अहकामात हैं। सही। और बाकी ख़वातीन के मीरास के मामले में चाहे वो बेटी हों चाहे अहलिया हों, यहाँ तक कि वालदा के हिस्से में भी काफ़ी फ़र्क है। इसमें काफ़ी माशरा ज़्यादती करता है। जी बिल्कुल, बहन बेटियों को उनका हक नहीं देते। हाँ। हमारा माशरा ख़वातीन के हवाले से इतना फ्रेंडली नहीं है। वो ख़ुद से बाहर कोर्ट नहीं अप्रोच कर सकती। हाँ। इदारों को नहीं अप्रोच कर सकती। वो किसी से कुछ कह नहीं सकती। बहुत सी हमारी बहनें माएँ बेटियाँ ऐसी हैं जिन्हें अपने हक का पता ही नहीं होता, और विरासत का ही नहीं पता होता कि कहाँ कितने कारोबार है, क्या बनता है, क्या वैल्यू है उसका। जी जी। तो इस जहालत और इस पूरे निज़ाम की वजह से जब उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता तो उनके हक़ के अंदर काफ़ी तकसीर हो जाती है। सही। और उनके हक़ को काफ़ी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमें ये समझना चाहिए कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके ज़िम्मे है तो ये समझिए कि शफाफ बर्तन के अंदर अगर आपने हलाल माल का दूध भरा हुआ है, हाँ। उसमें थोड़ी सी भी गलाजत मिल जाएगी तो सबको तबाह बर्बाद कर देगी। सही। लोग ये समझते ही नहीं है कि किसी का माल खा लेना, किसी का हक मार लेना, ये इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले सामने आते हैं कि लोग इस हवाले से कॉल भी कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि जी हमारे भाई ने हमें हक नहीं दिया। असल में माल हराम आपकी दुनियावी ज़िंदगी को तबाह कर रहा होता है, मगर आप
को इसलिए एहसास नहीं हो रहा होता कि अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम असबाब के दायरों में छुपाया हुआ है। सही। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, बदअखलाक हो रहे हैं, आपकी वो कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माल हराम से रिलेटेड होती हैं कि आपका घर, जिस घर को संवारने के लिए आपने लोगों का माल ज़ब्त किया है, वही घर तबाह हो जाता है। सही, लेकिन आपको नहीं पता चलता, आप समझते हैं बीमारी आ गई, बल्कि आप तो उल्टा खुश हो रहे होते हैं कि अगर ये पैसा ना होता तो मैं इलाज कैसे करवाता। अल्लाह के बंदे, अगर ये माल हराम ना होता तो ये बीमारी ही ना आती घर के अंदर। ये तो वो निकल गया आपका, आपको गुनाह के सर रह गया, पैसा इस रास्ते निकल गया। सही। तो रिज़्क़ के हलाल के बहुत फ़वाइद हैं और इस दुनिया में भी एक आसूदगी है, एक सहूलत है जो असल में बदकिस्मती है। अब ऐसे घराने बहुत सिमटते जा रहे हैं जो रिज़्क़ के हलाल की फ़िक्र करते हैं। इसीलिए इसके समरात भी मुआशरे से बहुत महदूद होते जा रहे हैं। ये वही जानता है जिसके घर में रिज़्क़ हलाल है, वही आपको बता सकता है कि रिज़्क़ हलाल के क्या फ़वाइद उसने अपनी औलाद में देखे, अपने घर में देखे, अपनी अहलिया में देखे, अपनी ज़िंदगी में देखे। तो गोया कि वो तो यानी कि अल्लाह ताला उसके लिए एक महदूद ज़िंदगी में बना देते हैं जहाँ वो बादशाहत की तरह अपनी हर खुशी के साथ अपना वक्त गुजारता है। यानी परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुसीबतें, इनसे जब आदमी बच जाए तो और क्या ढूंढता है और इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं इद्दत के हवाले से, इद्दत के मसाइल के हवाले से, वहीं जो तलाक याफ्ता ख़वातीन होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो जो उनके शौहर जो उनको तलाक देते हैं, उन शौहरों की क्या कोई जिम्मेदारी बनती है तलाक के बाद उन ख़वातीन के लिए? देखिए, जहाँ तक अहलिया का, खातून का ताल्लुक़ है, तो इद्दत के दौरान वही नान नफ़का उसके ऊपर उसी तरह लाजिम है जैसे बहैसियत अहलिया वो किया करते थे। अच्छा। वो लाजिम है, अगर वो नहीं देंगे तो ये हराम है, नाजायज़ है कि वो औरत से उसका इद्दत के दौरान का नान नफ़का और सुकना घर अगर वो नहीं मुहैया करते, जिस घर में इद्दत गुजारनी है खातून ने, वहाँ घर, उसकी रिहाइश, उसका खाना पीना इद्दत के दौरान देना लाजिम है। और औलाद, औलाद के ऊपर तो खर्चा वालिद के ज़िम्मे है, जब तक कि वो ख़ुद कफ़ील नहीं हो जाते, इस वालिद के ऊपर उसकी तालीम, तरबियत, इलाज मुआलजा, खाना पीना, रिहाइश देना लाजिम है। चाहे वो अपनी वालदा के घर हों, चाहे इसके घर हों, ये अपने इन जिम्मेदारियों से ओहदा बरान नहीं हो सकता। अगर कोई वालिद नाराज़गी में, गुस्से में, आदमी गुस्से में आ जाते हैं कि ये ले गई है तो अब खुद संभाले, जी बिल्कुल, मैं क्यों करूँ, मैं तो कह रहा था मेरे पास बच्चे छोड़े, अब ले गई है तो करे, जी बिल्कुल। ये आपका रद्द अमल नाजायज़ है, हराम है, अल्लाह ताला की आप नाफरमानी कर रहे हैं। अगर औलाद वालिदा के पास गई है तो एक टाइम ऑफ पीरियड में शरीयत ने यह हक दिया है कि वो माँ के साथ रहें। जी। तो शरीयत के अहकामात के मुताबिक अगर कमसम बच्चे माँ के हवाले किए गए हैं, मुल्की कवानीन के मुताबिक माँ के हवाले किए गए हैं, या ख़ानदान के किसी अरेंजमेंट या फैसले के मुताबिक माँ के हवाले किए गए हैं, तो आप बच्चों के हवाले से जो शरई ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, वो उनकी तालीम है, उनका खाना पीना है, उनकी रिहाइश है, ये सब चीज़ें एक वालिद के ऊपर ज़िम्मे पर फ़र्ज़ है। कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि कहती हैं कि भाई हम अपने बच्चों की किफ़ालत खुद करते हैं, हमें डिवोर्स हो गई, लेकिन हमारा जो शौहर है वो बच्चों का ख्याल नहीं रखते, या बच्चों को कुछ देते नहीं हैं, या फिर उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको पूरा नहीं करते, तो इन लोगों के लिए फिर क्या अहकामात होते हैं? देखिए, माशरे में मसाइल दोनों तरफ से हैं। देखिए, आपका एक रिश्ता चला या रिश्ता नहीं चला, ये तो इस ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि हर निकाह का रिश्ता कामयाब हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बाज़ कामयाब हो जाते हैं, बाज़ अल्लाह ना करे वो नहीं चल पाते किसी भी वजह से। तो कुरान मजीद ने हमें जानिबैन के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं ताकि वो कम से कम इतना माहौल अच्छा रखें कि औलाद सफ़र न करे, औलाद परेशान ना हो। कुरान मजीद ने फरमाया है तसरीहुम बि इहसान, कि अगर आपने अलहदा भी होना है तो एक दूसरे के ऊपर एहसान करते हुए अलहदा हों।
छोड़ना भी है मर्द ने, तो वो ऐसे रास्ते से छोड़े, ऐसे तरीके से छोड़े कि गोया कि उसमें शफ़क़त हो, एहसान हो, एक दूसरे के ऊपर आप मदद कर रहे हो। अब देखिए दोनों तरफ से इन मामलात में मुआशरे में जुल्म किया जाता है। अगर बच्चे वालदा के पास हैं, वो 24 घंटे ज़हन साजी कर रही हैं, बाप के मुखालिफ कर रही हैं। सही। अगर आप औलाद को अपने वालिद का बागी बना देंगे, हाँ। तो आपका मकसद तो पूरा हो जाएगा, वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। सही। जो बच्चा अपने बाप का बागी है, हाँ। जो बाप की शफ़क़त से आपने महरूम कर दिया हाँ। है, उस इज़्ज़त से महरूम और उस रिश्ते से महरूम कर दिया, तो उसकी ज़िंदगी में ये खला कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती। आपने अपने बच्चे के साथ जुल्म किया है, उस बच्चे की शख्सियत को आपने तबाह कर दिया है, और उस वालिद के साथ भी आपने जुल्म किया है। तो ये जुल्म होता है ऐसी माओं की तरफ से जिनके पास मासूम बच्चे चले जाते हैं। शरीयत ने बच्चे आपको दिए हैं क्योंकि आप उसकी बेहतर परवरिश कर सकती हैं, मगर आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि उन बच्चों के वालिद की जो शख्सियत उनके लिए है, हाँ। उसको आपने प्रोटेक्ट करना है, बेजा उसको आपने झगड़ों की वजह से मजरू नहीं करना। एक वालिद के, एक बच्चे के सामने उसका वालिद ही सब कुछ होता है। माँ और बाप होते हैं ना, जिसे वो देख रहे होते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे माँ बाप जैसा किसी का माँ बाप ना हो। ये एक बच्चे की मासूम ख्वाहिश है, हाँ। और अगर आप अपने झगड़ों की बुनियाद पर इस ख्वाहिश को तबाह कर देंगे, हाँ। और अगर बाप के पास औलाद है तो वो माँ के लिए ऐसी जहन साजी करे, या माँ के पास बच्चे हैं वो बाप के लिए ऐसी जहन साजी करें, तो आपके इंतकामी जज्बे को तो कुछ तस्कीन हो सकती है। अपनी औलाद के साथ आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। सही। और इसी तरह वालिद ये जुल्म करता है कि अब बच्चा मासूम माँ के पास है, तो अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं ना उसका स्कूल की कोई फिक्र करूँगा, न तरबियत की फिक्र करूँगा, ना उसके इलाज मुआलजे की फिक्र करूँगा, न रहन सहन की। ये नहीं है, ये आपके ऊपर शरीयत का हुक्म है, लाजिम है। अगर आप अपनी इन जिम्मेदारियों से भागेंगे तो आप नाजायज़ करेंगे, हराम करेंगे, और अल्लाह ताला के सज़ा के मुस्तहिक होंगे। आपने अपनी जिम्मेदारियां हर हाल में पूरी करनी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, स्पेशली बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। और इमोशनली स्ट्रांग बनाना बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा फास्ट है। आज का दौर जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से मिलते हैं। घर में आपकी तरबियत जिस तरह से हो रही होती है, लाड प्यार के साथ, पेरेंट्स बड़ा प्यार कर रहे होते हैं, अगर आप रो भी जाते हैं तो आके फ़ौरन से आपको प्यार करते हैं, या ख़ानदान में आपको कोई कुछ कह देता है तो आपको पैम्पर करते हैं, आपको इतना लाड प्यार करते हैं कि आपको लगता है कि दुनिया ना बहुत ज़्यादा स्वीट है। दुनिया में बड़ी सारी चीज़ें जो हैं बस आपके इमोशनल होने की वजह से ठीक हो जाती हैं। आप रोएंगे तो कोई आके आपको प्यार कर लेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें और ये सारी हकीकतें जब पता लगती हैं, जब आप दुनिया में अपना पहला कदम बाहर निकालते हैं और आपको कदम कदम पे अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले याद आते हैं, और फिर उस वक्त आपको वो तमाम तर चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो किस तरीके से बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाए कि वो अपना घर भी, दुनिया भी, एजुकेशन भी, स्पोर्ट्स भी, और जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो तमाम तर चीज़ें बैलेंस कर सकें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इकरा मौजूद हैं और उरूसा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? बहुत दिनों बाद दोनों जो हैं वो एक साथ हैं। हमारे ज़बरदस्त जो हैं वो गेस्ट हैं। इकरा, आपसे स्टार्ट करती हूँ, कैसे इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाए बच्चों को? देखिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग का जहाँ पे वर्ड आता है और बच्चों का जहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को सबसे पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। हमारे यहाँ मसला ही यहाँ से आता है कि अगर हम जब तक रूट कॉज पे नहीं पहुँचेंगे। रूट कॉज क्या है कि पेरेंट्स आर नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, सही। अगर पेरेंट्स को जो है वो पहले से इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाए कि आपने खुद अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट कैसे करना है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये आता है कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल ऑफिस में डांट पड़ी तो वो डिस्प्लेस कर दी हमने घर आके बेगम ने डिस्प्लेस कर दी बच्चों पे। तो वो इमोशनल जो एक ट्रॉमा है और वो जो डंप है, इमोशनल डंप, वो एक दूसरे के ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को सिखाया जाए। उसके लिए बाहर के ममालिक में तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ की एजुकेशन में थोड़े से हम पीछे हैं, लेकिन अब बहुत सारे इदारों ने शुरू किया है।
क्योंकि अगर पेरेंट्स के इमोशंस स्ट्रांग होंगे तो वो फिर स्ट्रांग इमोशंस आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। सही। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो मेंटली तो चलें, जो भी इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन होते हैं, वो उनकी फीलिंग्स को जो है वो कोई भी ठीक तरीके से जो है वो संभाल नहीं पा रहा होता, और उन्हें खुद इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती कि हम करें क्या, तो वो भी फिर गलत चीज़ों में अपने आप की अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे होते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ता आता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम पहले पेरेंट्स की ट्रेनिंग के ऊपर ज़रा सा काम करें, उनको सिखाएं कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू चैनलाइज योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, तो हम बच्चों के लिए फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। उरूसा, पेरेंटिंग के ऊपर काम करना फिर बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी इकरा कह रही हैं कि हम कैसे समझा सकते हैं कि भाई वो आगे ग्रो अप करें, या हमारे पेरेंट्स ने जितना सॉफ्ट हार्टेड हमें ग्रो अप किया है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाती है आगे लाइफ में लोगों को डील आउट करना। पहले तो यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इमोशनली अनइंटेलिजेंट या ऐसा बच्चा आप रेस कर रहे हो जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो उसके पीछे क्या कहानी है। देखिए जब एक अभी हाल ही में मेरे पास एक माँ अपनी बेटे को लेके आई थी और बहुत कंसर्न थी कि ये अपने इमोशंस, अपने जज्बात को इजहार नहीं कर पाता। अच्छा। अब जाहिर है आप खुद सोचें, वो बच्चा जब इजहार नहीं कर पा रहा तो सारी फैमिली डिस्टर्ब होगी, राइट? दिल भी लाइक कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब यही बच्चा जब बड़ा होगा ये अनडिसाइसिव होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा इसके अंदर, ये रोज़मर्रा के जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि इतने फास्ट पेस्ड हैं कि अगर आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंस ना कर पाओ तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए माँ बाप के लिए अभी बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने भी कहा, माँ बाप को मिसाल बनना पड़ेगा। एक बच्चा 7 साल की उम्र तक जो है उसका ब्रेन बनता है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जब वो बच्चा ये पिकअप करेगा कि मेरे माँ बाप को जब गुस्सा आया था तो उन्होंने कैसे डील किया था, जब उनके घर वालों में कोई इशू आया था, कोई भी फाइनेंशियल हो, एनीथिंग इमोशनल इवन, हाउ डिड दे हैंडल, जब वो ये देखेगा कि ये कैसे हैंडल हुआ है तब वही चीज वो अडॉप्ट करेगा। या फिर भाई बहनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो जब माँ बाप इंटरवीन करके उसको तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो एक मिसाल बनेगी बच्चे के लिए, राइट। सो नंबर 1 इज कि आप खुद ही मिसाल बने। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखें, as I said before the show, parents don't have a manual, right? हाँ बिल्कुल, आप जैसे कह रही थी कोई रूल बुक तो होती नहीं है। बुक तो है नहीं। आप जिस तरह खुद ब्रॉट अप होता है माँ बाप का, वही सब आगे लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी शुक्र है अवेयरनेस बहुत हुई है। हाल ही में एक ड्रामा भी बहुत मशहूर आया है जिसने बहुत चीजें शिफ्ट की हैं, बहुत सोचने का तरीका शिफ्ट किया है कि अगर बच्चे से, क्योंकि गलतियां तो होंगी, माँ बाप से भी होती हैं, बच्चे से भी होंगी, और बच्चे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो कभी ना कभी गलतियां करेगा। उस गलती अगर कर दे वो, तो फिर माँ बाप को कैसे हैंडल करना है? क्या उसको गिल्ट पे डालना है बार बार, या फिर उसको फिर ट्रस्ट करके मौका देना है? क्योंकि आज का जो टाइम है ना, ये बहुत चेंज टाइम है। आज के टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और बहुत ज़्यादा क्रूल हैं। यकीन करें, जिस तरह से टेक्नोलॉजी फास्ट है, जिस तरह से लोग ट्रीट करते हैं दुनिया में एक दूसरे को, ये बड़ी क्रुएलिटी है। ऐसा नहीं है कि लोग बड़ा सॉफ्ट हार्टेडली जो है वो आपको हैंडल कर रहे होते हैं, नहीं, लोगों को अपना मुफाद अजीज़ होता है। और जब इस तरह के पैम्पर्ड चाइल्ड या इस तरह के बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पले बच्चे जब दुनिया देखते हैं ना, तो उनके लिए दुनिया देखना, उसके साथ में स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से, अब बस ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आते हैं इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है पेरेंटिंग पे, बात हो रही है कि लाड प्यार में पले बच्चे जब दुनिया देखते हैं तो उनको दुनिया डिफरेंट नज़र आती है। और सिर्फ ये दुनिया ही नहीं, बल्कि आपस में, रिश्तेदारों में, रिश्तेदारियों में, दोस्तों में, जिस जिस जगह उनका एक्सपोजर होता है वहाँ उनको पता चलता है कि दुनिया तो बड़ी डिफरेंट है, हमने तो घर में बहुत कुछ अलग देखा है। इमोशनली स्ट्रांग बनाना, पेरेंटिंग सिखाना, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है उरूसा, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, तो वो उसी तरह ट्रीट भी कर रहे होते हैं। मतलब वो ये नहीं बता रहे होते कि हम किससे किस वक्त हर्ट हुए, हमने किस तरह से उस मसले से निकले, वो अपने बच्चों को उसी तरह सॉफ्ट बना रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपकी किसी से झगड़ा हो गया तो आप कह दीजिएगा सॉरी, गलती आप ही की होगी। अच्छा ठीक है, अगर कोई डांट रहा है तो आके मेरी अम्मी को, अगर मेरी कोई शिकायत लगाएगा तो मेरी अम्मी कहेंगी हाँ हाँ भाई तुम्हारी गलती होगी, अच्छा तो तुम सॉरी कर लेती। ये एटीट्यूड कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव लगता है आपको?
ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। यहाँ पे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपका फिर फ़ायदा उठाएंगे। और जिस तरीके से आपने अभी बताया भी, देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, ये आइडेंटिफाई कर रहा है आपका बड़ा लो सेल्फ इस्टीम है। ब्लेम किसी ने किया, आपने ले लिया। आपने एनालाइज नहीं किया सिचुएशन को फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्या हो सकता है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग द ब्लेम एंड देन एनालाइजिंग कि हाउ कैन वी हैंडल थिंग्स बेटर। देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ना। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताना चाह रही थी कि 32 साल का एक लड़का मेरे पास आया था, उसका अब्बा, उसके फादर लेके आए थे उसको। अच्छा, उसकी शादी होने वाली है। जब हम थेरेपी उस पर शुरू की हमने, तो उसको जब पीछे लेके गए तो पता चला जब वो इजहार करना चाह रहा था तो उसको शट अप कॉल दे दी जाती थी उसके कज़न से, उसके माँ बाप से, अपने आइडिया शेयर करना चाहता था। तो अब क्या हुआ, अब वो 32 साल का हो गया। अगर आप उसके साथ बैठे हुए होंगी आज से कुछ महीने पहले, अब तो थेरेपी हो गई, इज वेरी वेरी मच बेटर नाउ, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले आप बैठी होती तो बस सुनता हुआ आपकी जी सही, जी सही, वो आप गालियां भी दे रही हो, कुछ भी कर रही हो, वो उसका टूट गया, वो अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस भी नहीं है। फिर माँ बाप ने भी, जिस तरह आपने कहा कि आप तुमने ही किया होगा, तुम्हारी मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है अगर मेरी शिकायत को मेरी अम्मी से, मेरी अम्मी पहले ही कहती है हाँ बेटा तुमने ही कोई गलती की होगी, अच्छा तो तुम सॉरी कर लेती। फिर उसके बाद वो जब बात खत्म हो जाती है फिर सुनती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो एंड ऑल दैट। ये कितना अच्छा जेस्चर होता है या कितना पॉजिटिव होता है। देखिए अपनी जगह ये ठीक है कि आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि डाउन टू अर्थ कैसे होना है। आपको जो है अगर आपकी गलती है तो आप उसे माने और जो है सॉरी कर लें। मसला हमारे यहाँ ये आता है कि हम या तो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पैसिव बना देते हैं, यानी कुछ ना बोलो, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देते हैं। वी डोंट हैव सम ग्रे एरिया, हम उसे ग्रे एरिया में नहीं रखते, हम उसे असर्टिव नहीं बनाते। क्योंकि असर्टिव इसलिए नहीं बनाते, असर्टिव हम खुद भी नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि असर्टिव होता क्या है, बनते कैसे, हमने आज तक उसकी डेफिनेशन समझी ही नहीं। तो इसलिए या तो हम बहुत पैसिव बना देते हैं कि भाई ये दुनिया की हर चीज से दूर रहे, सॉरी करे और अपना जान छुड़ा ले, या हम उसको इतना एग्रेसिव बना देते हैं ये कह के कि मैं खड़ी हूँ तुम जाके करके आओ, जो भी है कोई मसला ये भी बड़ा समटाइम्स गलत एटीट्यूड हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों को जो है ना असर्टिव बनाना है। सही। दूसरी चीज जो अगर इमोशनली हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अब हमारे पास मिलेनियल्स या उनसे बूमर्स नहीं है, अब हमारे पास जेनजी, अल्फा, बीटा ये आ रहे हैं कि जो कि समझदार भी हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा हाइप्ड भी इनकी क्रिएटेड है, और ये बहुत ज्यादा जल्दी ये अनडिसाइसिव भी हैं, नीड फॉर एन चेंज बहुत जल्दी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए पेरेंट्स को सिर्फ एक ये काम करना है, उनसे कम्युनिकेशन रखें। आप बात करें। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बात नहीं करते बच्चों से, या तो हम उनकी सिर्फ सुनते हैं या सिर्फ उन्हें सुनाते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इन थेरेपी अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हम उसकी भी सुनते हैं और अपनी भी कहते हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये रवैया अगर अपनाएं कि एक टाइम ऐसा रखें, आप हफ्ते में एक दफ़ा रख लें, अगर आप पूरे दिन में नहीं रख पाते, जस्ट टू कम्युनिकेट विद योर किड्स। आप अपने बच्चों से बात करें, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, घर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो कहीं प्ले एरिया खेलने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ गए वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि बच्चों को ये फील हो कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं और वी आर कनेक्टेड। तो हम अपने इमोशंस जो है ना उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं कि वो पूरे रूल, या तो वो बच्चों को ना सिंगल हैंडली, यानी कि वो होता है ना कि या तो एक्सट्रीम पे चले जाएंगे कि घर में रूल्स बना देंगे कि भाई आपने 10 बजे सोना ही है, सुबह उठना ही है, 4 ही दोस्त होने चाहिए, ब्रेकफास्ट में यही चीज़ें। कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा रूल आउट करते हैं बच्चों की ज़िंदगी पे कि वो बिल्कुल ऐसे रोबोटिक हो जाते हैं। और वो जिस तरह से अभी जिस तरह ने कहा, ये एटीट्यूड किस तरह से होता है, अभी आपने कहा असर्टिव होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, तो ये बैलेंस लाना कितना मुश्किल है, या आपको लगता है कि नहीं बैलेंस बड़ी आसानी से आ सकता है? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि बहुत जिद्दी होते हैं, तो फिर पेरेंट्स उनके लिए इतने रूल्स बना देते हैं कि वो बिल्कुल ही इस तरह से होते हैं कि बच्चे भी इसी तरह से वो 9 to 5 हो जाते हैं, और उसमें फिर रीजन ये होती है कि वो सोचने समझने की या उनका जो विजन है उतना खुल नहीं पाता। देखिए सबसे पहले ये चीज़ है ना कि वो जिद्दी हो क्यों रहे हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि वो जिद्दी हो क्यों रहे हैं। क्या शुरू से हमने उन्हें ऐसा ट्रेन किया है कि वो जिद्दी हों? हाँ। हम उनकी सुन नहीं रहे तभी वो जिद्दी हो रहे हैं। अगर हम उनकी सुन लें तो वो जिद्दी नहीं होंगे, उन्हें अपनी बात कहना आएगी। आप शुरू से उन्हें बताएं कि भाई बात करते कैसे हैं, आपने अपनी बात कहनी कैसे है। हाँ। जब उन्हें बात कहना आएगी, आप उनको बार बार
आप उन्हें रीइंफोर्स कर सकते हैं, आप उन्हें, जिसमें हम उर्दू टोकना एक बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाता है, मगर आप बार बार उनकी इस्लाह कर सकते हैं कि थोड़ा सा आहिस्ता चलो, धीमे लहजे में बात करते हैं। अगर बच्चा थोड़ा लाउड हो रहा है, आप उसे बार बार इस्लाह करें। हमारे यहाँ मसला ये आता है, पेरेंट्स खुद ही चिढ़ जाते हैं, यार इसको बार बार करेक्शन देनी पड़ती है, और फिर वो आउटबर्स्ट होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट। फिर वो ये कि वो बच्चा वो देख रहा है, वो बच्चा अच्छा अगर ऐसा होगा मुझे बार बार तो मैंने भी यही करना है, तो वो फिर क्लैश आता है, इसमें दोस्ती और बॉन्डिंग नहीं होती। सही। अब की वही जो मैंने बात की ना कि जो मिलेनियल्स के बाद अब जो जेन जी, अल्फा, बीटा ये सब है, इनको बॉन्डिंग चाहिए, इनको कनेक्शन चाहिए, हाँ, कम्युनिकेशन चाहिए कि कोई हमारी बात सुने और समझे। सही। जैसे थेरेपी में भी अगर कोई बड़ा अडल्ट आता है तो वी हैव टेबल शेयर सेटिंग ना, कि वो उस कुर्सी पे, हम इस कुर्सी पे, बीच में टेबल है और हम बात करें। सही। जब बच्चा आता है तो वो भी नीचे बैठा हुआ है, हम भी नीचे बैठे हुए हैं, वो रंगों से खेलना चाह रहे हैं, हम भी रंगों से खेलेंगे, वो पेंसिल से कुछ बनाना चाह रहे हैं, हम भी उसके साथ बैठ के बनाएंगे, वो छोटे छोटे कोई खिलौने जो हमारे थेरेपी रूम्स में रखे होते हैं उनसे खेलना चाह रहे हैं, हम उनसे खेलेंगे। हम ये नहीं कि नहीं तुमने टेबल पे ही बैठना है, तो व्हाई नॉट विद द पेरेंट्स। सही। वो क्यों नहीं? अब जैसे कि मेरे पास बच्चा आया 2.5 पौने 3 साल का होगा, पूरा खानदान लेकर आया कि ये बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है। वो मेरी टेबल पे बैठा और उसने कोई ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैंने उसकी वालिदा सारी बातें सुनने के बाद मैंने असेसमेंट किया, मैंने कहा उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, जब ये गुस्सा करते हैं ना, मुझे छोटे क्लिप बना के ला के दिखाइए। उनसे कंसेंट लिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं ला के दूंगी। तो वो एक दफ़ा वो चीख रहा होगा, उन्होंने फिर मुझे वो वीडियो कह रहे हैं ये देखें इतना तंग करता है, और फिर सब मुझे ही ब्लेम करते हैं कि मैं सिखा रही हूँ। तो उसके घर में सारे बच्चे, वो लोग जॉइंट फैमिली में थे, सारे बच्चे बड़े थे, वही सबसे छोटा था। सबको आइसक्रीम मिली, सबने अपनी आइसक्रीम खा ली। अब छोटे बच्चे की आइसक्रीम पे जब अटैक करेंगे तो वो तो चीखेगा। अब आप उसको बोलेंगे ऑटिज्म भी है, इसको ADHD भी है, ये हाइपर है, ये फला है, ये एग्रेसिव है, कैसे वो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर में भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एक तो बात वो है ना कि एक तो एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर में डिफरेंशिएट करें, दूसरा ये जस्टिस सिस्टम जो है ना रखना बड़ा ज़रूरी है। यानी हर किसी को आप अगर इक्वल आए ना तो आपको पता चलेगा कि हर बच्चे की नीड जो है वो डिफरेंट होती है। और दूसरा ये जस्टिस रखना भी कितना ज़रूरी हो जाता है पेरेंटिंग में, कि आप एक बच्चे के साथ जो है बहुत ज़्यादा दूसरे टाइप का बिहेवियर रखते हैं और एक बच्चे पे जो है वो आप सख्ती करते हैं। कई इस हवाले से जो है ना कई एक्ट्रेस और मॉडल्स भी बात करती हैं कि क्योंकि हम घर में बड़ी बहनें थे तो हम पे ज़्यादा सख्ती थी, जो छोटी वाली बहन थी उसको जो है वो सारी चीज़ें अलाउ की हुई थी। देखिए इसमें तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको, माँ बाप नहीं हो पाते, जाहिर है कहीं ना कहीं अटैचमेंट एक बच्चे से ज़्यादा हो जाती है। अब देखें यहाँ पे पेरेंट्स को इक्वल सब बच्चों को लेना चाहिए, जितना भी हो। आप चाहे एक बच्चे को एक चीज़ दे रहे हो ना तो दूसरे को भी देने चाहिए। अभी मेरे पास जब मैं लाहौर में थी अभी तो एक खातून आई थी मेरे पास, तो उनको ना अब क्योंकि अब तो बड़ी हैं वो, लेकिन अब उनको ये मसला है कि कमतरी का शिकार हो गई है वो, क्योंकि बचपन में उनको लगता, बचपन में जब भी कोई खिलौना आता था तो उनसे छीन के दूसरी बहन को दे दिया जाता था। अच्छा। तो अब क्या हुआ है, अब उनको लगता है कि मेरे लिए तो खुशी है ही नहीं। मतलब अब मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड फीलिंग्स नाउ। व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स ने इक्वल नहीं रखा सबको, एक को मोहब्बत दी तो दूसरे को नहीं दिया, दूसरे को गुस्सा किया उसी बात पे। तो एक तो ये चीज़, दूसरा आई थिंक पेरेंट्स को यहाँ पे ये चीज़ है दैट दे शुड लर्न टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई चीज़ होती है तो वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। हम जब बात करते हैं तो हम अगले उसमें तैयार रहते हैं कि अब मैंने क्या जवाब देना है इनको, राइट? वी डोंट लिसन। हम लोग रेडी रहते हैं कि अब हमने जो है ना जवाब देना है। तो ये बहुत नीड है कि यहाँ पे हम बच्चों की सुने, जो वो कह रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको डील करें। थोड़ा सा ठहराव लाना जरूरी है, यहाँ पे ठहराव लाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बच्चों के साथ डीलिंग होती है ना, ये समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जो मेमोरीज होती हैं या ये जो टाइम होता है ना, ये वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं आगे के लिए, वो याद रखते हैं इन मेमोरीज को। मेरी फैमिली में कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के ये कह रहे होते हैं कि हमारी वालदा ने हमें बड़ा मारा लेकिन बहनों के साथ बड़ा अच्छा रहा, या फला भाई के साथ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उनको नाश्ता मिलता था और हमारी बारी आती थी तो वो हमें कहते थे बस ठीक है तुमने ज्यादा खा लिया या कम खा लिया। ये जो ट्रॉमा होता है, कुछ लोग इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे होते हैं, कुछ लोग इसको बड़ा नेगेटिव ले जाते हैं, फिर वो बहन भाइयों से बाद में लड़ रहे होते हैं कि जी तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा रवैया था, हमारे साथ तो इस तरह का रवैया था। देखिए यही बात है ना कि अब पहले औलाद को जैसे हम मजाक में भी कहते हैं कि भाई मोहब्बत की निशानी है और सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी पे हो रहे होते हैं, तो क्लोज टू आवर हार्ट और हमने सारी चीजें
सही है, माना उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग होगी, लेकिन अगला जो उससे अगला आ रहा है, सही है, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है। हमें पहले की पर्सनालिटी समझ आ रही है, हमें दूसरे की नहीं आ रही। कभी कभार हमें दूसरे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमें पहले की समझ नहीं आ रही। और तीसरा तो बिल्कुल ही गया गुजरा समझा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम अक्सर बड़े बहन भाई अक्सर कहते हैं ना, छोटा लोगों तो मैं तो कचरे से लाए थे, ये वाली चीज बहुत कॉमन है। हाँ, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स करते हैं ऐसा, उनको इसलिए मैंने शुरू में कहा कि पेरेंट्स को हमें कम्युनिकेट करना सिखाना चाहिए कि ये एक बॉन्ड किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। आपकी किसी एक सिबलिंग से, यानी अपनी किसी एक औलाद से जो है वो अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा एक्टिव लिसनर हो, और पेरेंट्स अपनी सारी बातों से एक औलाद से अच्छी बॉन्डिंग है भी, तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा ट्रिक से चल लें, कि वो बाकियों को ये शो ना करें कि भाई हमें बहुत ज्यादा उसकी मौजूदगी में ना करें, उसकी अगर आपने उसकी मौजूदगी में कर लिया तो फिर डेफिनेटली वो अगला बच्चा फील करेगा, और हो सकता है उस वक्त वो बच्चा आपको कुछ ना बोले, लेकिन बड़े होके वो डेफिनेटली उसके अंदर वो फीलिंग आएगी कमतरी की, कि वो उसको वो मोहब्बत नहीं मिली जो शायद मेरे भाई बहन को मिली। बिल्कुल, क्योंकि जो फैमिली में, खानदान में जो झगड़े हो रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से, उसमें आप देखें कि बड़े बड़े अच्छे मैच्योर लोग अच्छी अच्छी उम्रों को पहुंचने के बाद लड़ रहे होते हैं कि जी हमें तो जो है ना वो हमारी वालदा ने इस तरीके से रखा, लेकिन फलां भाई को जो है वो पढ़ने के लिए बाहर भी भेज दिया, हमें तो कहा जी आप ऐसे ही करके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेंगे। मैंने बहुत फैमिलीज में ऐसे झगड़े देखे हैं। देखिए थेरेपी में जो लोग आते हैं हमारे पास एडल्ट, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो आधे से ज्यादा 80% में आधे से ज्यादा मसले उनके चाइल्डहुड से ही निकलते हैं। जब आप चाइल्डहुड आपने एक दफा उनका अच्छे से इवैल्यूएट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उनका ट्रीटमेंट करना मुश्किल नहीं रहता। बिल्कुल। तो मसला ही वहाँ से है कि हमारे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस, हमारा लगेज जो है इमोशनल लगेज, वो बचपन से भर रहा है। तो पेरेंट्स अगर टाइमली उसे खाली करवाते रहें और जो है बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते रहें, उनके साथ हेल्दी एक्टिविटीज में पार्ट लेते रहें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत जो है हेक्टिक लाइफ है, मदर्स भी जॉब करें, फादर्स भी, लेकिन 24 घंटे में से अगर आप 10 मिनट निकाल के सिर्फ बच्चों के साथ बैठ के ये पूछ लें कि आज लंच कर लिया था, क्या लेके गए थे, और होमवर्क कैसा था, डायरी देख ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा कोई वो है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनके रूम में बैठ जाएं, अपने रूम में बुला लें, कोई वीकेंड पे कोई उनके साथ प्रोग्राम देख लें, उन्हें रहेगा हमेशा कि हाँ ये पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड जरूर करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है और महसूस होता है आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, और वो बच्चा फिर भी आपको जवाब, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कम्युनिकेशन में, देन इट इज ओके टू टेक थेरेपी फॉर द चाइल्ड। इट इज कम्प्लीटली ओके, और आजकल तो वैसे ही बहुत अवेयरनेस इसकी हो गई है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आप उसको बजाय इसके उसको और शेल में भेजने के बजाय बी ओपन अबाउट इट और बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट। कम्युनिकेशन पेरेंट्स के लिए इतना मुश्किल हो गया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि पेरेंट्स के लिए क्या कम्युनिकेशन मुश्किल हो गया है, कितने बिजी हैं। हमें बात नहीं करना आती ना, हमें बात करना कभी सिखाया नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब हम लोग क्यों नहीं बात करें पेरेंट्स, उसकी वजह ये है कि जब बच्चा रोता है या उसको खाने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं खाता, तो हम उसके आगे टैबलेट रख देते हैं, मतलब कोई कार्टून देख लो, कुछ देख लो, तो उसकी तरबियत माँ बाप नहीं कर रहे, उसकी तरबियत वो कार्टून कर रहा है, वो कंटेंट कर रहा है जो वो देख रहा है सुबह शाम रात। ये है, वो आता है शाम को स्कूल से भी आए तो प्ले स्टेशन खेलने लग जाएगा, कार्टून देखने लग जाएगा, फिर सो जाएगा रात को। पहले बेड टाइम स्टोरीज होती थी, उसमें बताया जाता था हर कोई भी कैरेक्टर को गुस्सा आएगा तो कैसे हैंडल होगा, राइट। अब वो स्टोरीज नहीं माँ बाप सुनाते, क्योंकि वो खुद फोन पे लगे हुए, क्योंकि वो खुद मसरूफ है। और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। वो जो बेड टाइम स्टोरीज होती थी ना, वो फेवरेट होती थी, और उसमें कितनी सारे लेसन्स होते थे, कितने सबक होते थे, कितनी सारी चीजें जो है वो हम सीख पाते थे। चले जी, बहुत शुक्रिया उर्वू साहब हमारे शो पे आई, इकरा हमारे शो पे आई। आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।